हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरवैया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, जो जिसमें हर लेक्चर सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलता है, उसमें आज एक नया लेक्चर है। और ये जो है हमारा ईमेल आईडी है, जहाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन से रिलेटेड या और भी कोई इशू है तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक पेज है। तो आप यहाँ पे डेली एमसीक्यू जो है वो डेली बेसिस पर एमसीक्यू यहाँ पे डाले जाते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो, जहाँ पे वीडियो से संबंधित और भी कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है रेगुलरली। ओके, तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए हमारा पहले क्वेश्चन रहा है जो है वॉर से संबंधित विद द रेफरेंस टू वॉर ट्रीटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वॉर ट्रीटीज युद्ध संधियाँ जो है वो दी गई है, और उसके संबंधित जो है स्टेटमेंट दिए हुए उसके ऊपर पेयर दी हुई उसके ऊपर विचार करें। ओके, तो पहला हमारा यहाँ पे वॉर दी हुई है और यहाँ पे ट्रीटीज दी हुई है। तो पहला जो है एंग्लो मराठा वॉर के सामने ट्रीटी ऑफ सालबाई दी हुई है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के सामने ट्रीटी ऑफ बेसिन दी हुई है। तो कौन सी पेयर करेक्टली मैच है बताइए। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन है, नो टू। ओके, तो कौन सी इसमें सही है बताइए आप। एक बार पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करें दोस्तों, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें जो आंसर है हमारा वो है बोथ वन एंड टू, दोनों की दोनों सही है। ओके, तो अगर इससे पहले मैं आपको आंसर दूँ शॉर्ट में, उससे पहले जो है थोड़ा बैकग्राउंड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं बैकग्राउंड उसके बारे में बताता हूँ। जैसे मराठा जो फैमिली है वो 5 घरानों में बटी हुई, जैसे बड़ौदा फैमिली, फिर जो नागपुर, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर, फिर है पूना। ओके, अब यहाँ पे जो मराठा जो है, यहाँ पे बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ है। ओके, फिर नागपुर के अंदर जो है भोंसले है। ओके, फिर इंदौर के अंदर होलकर है। फिर ग्वालियर के अंदर सिंधिया है। ओके, जो पूना के अंदर पेशवा है, जिसको आप याद रखिए दोस्तों। अब देखिए जो 1972 के अंदर 1772 के अंदर जो है दोस्तों, ये माधवराव जो है उसकी डेथ हो जाने के बाद देखिए ये थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो है 1772 के अंदर 1772 के अंदर जो है माधवराव की डेथ हो जाने के बाद क्या हुआ, नारायण राव जो है उसका बेटा और उसका भाई जो है रघुनाथ राव, उस दोनों के बीच में क्या है कि थोड़ा टकराव हो गया। और ये माधवराव का भाई बेटा था नारायण राव, और उसका भाई था जो है ये रघुनाथ राव। ओके, तो ये चचा भतीजा में जो है वो दिक्कत होगी, और रघुनाथ राव ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी करके जो है नारायण राव को मरवा दिया। ओके, अब फिर क्या हुआ, ये दोनों क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि ये पेशवा बनने के लिए लड़ रहे थे दोस्तों। पेशवा पद चाहिए था, इस वजह से लड़ रहे थे। ओके, तो फिर क्या हुआ कि जो है इसको नारायण राव को रघुनाथ राव ने मरवा दिया। अब वो खुद पेशवा बन गया रघुनाथ राव, लेकिन जो है नाना फडणवीस जो थे, नाना फडणवीस ने क्या किया, जो नारायण राव जो है उसका जो बेटा था, जो गंगाबाई से हुआ था। ओके, जो गंगाबाई से हुआ था उसका बेटा, उसको जो है पेशवा बना दिया। तो फिर रघुनाथ राव ने क्या किया, रघुनाथ राव जो था वो गया ब्रिटिशरों के पास। ओके, और ब्रिटिशरों के पास गया और ब्रिटिशरों के साथ संधि कर लिए। वो है ट्रीटी ऑफ सूरत वाली ट्रीटी कर ली। वो कब की, 1775 में वो ट्रीटी कर ली, क्योंकि इसको पेशवा पद से हटा दिया गया था। और ये नाना फडणवीस की मदद से जो है ये नारायण राव का जो बेटा था उसको पेशवा बना दिया गया। ओके, तो ये उसने जो है ये रघुनाथ राव ने ट्रीटी कर ली, किसके साथ, ब्रिटिशरों के साथ 1975 में सूरत की ट्रीटी। ओके, फिर क्या हुआ कि जब ये जो पेशवा था यहाँ पे जिसको पेशवा बनाया गया, उसने जो है नाना फडणवीस की यहाँ पे फ्रांसिस जो थे उसको जो है वेस्टर्न घाट में या वेस्टर्न एरिया में जो है वहाँ पे परमिशन दे दी आने के लिए, जो है फ्रांसीसी जो थे उसको। तो फिर क्या हुआ कि जो इसको मुद्दा बनाकर जो है ब्रिटिशरों ने
यहाँ पे युद्ध छेड़ दिया। ओके, ब्रिटिशरों ने युद्ध छेड़ दिया किसके साथ? ये जो पेशवा थे इसके साथ ब्रिटिशरों ने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन पेशवाओं ने जो है मराठाओं ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और इसमें मराठा और किसके बीच में युद्ध था? ब्रिटिशरों के बीच में युद्ध था। ओके, तो यहाँ पे वो दोस्तों जो है हार गए। कौन? ब्रिटिशर। पहली बार ब्रिटिशर हार गए तो फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव हुई। ओके, फिर क्या हुआ कि जो विलियम वॉरेन हेस्टिंग जो था उसने फिर से युद्ध किया और फिर वो 1782 में वो जीत गया और उसके बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। ओके, ट्रीटी ऑफ सालबाई उसके बाद हुई। तो ये जो है पहला युद्ध तो उससे ही कनेक्टेड है दोस्तों। ओके, अब देखिए मैं दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ वो कब हुआ? 1803 से लेकर 1805 तक हुआ। पहला कब हुआ था? ये पहला जो है वो हुआ था 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। ओके, अब जो दूसरा हुआ 1803 से लेकर 1805 में हुआ। अब इसमें क्या है? इसमें जो है वेलेस्ली था, जो है गवर्नर जनरल बन के आया था वेलेस्ली। उसमें क्या हुआ कि उसने जो है एक सब्सिडियरी अलायंस इसने जो है सहायक संधि इसने शुरू की थी ये। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि ये उसको लागू करने के लिए जो नाना फडणवीस है ना, ये उसके एक ओपोनेंट थे। लेकिन 1800 में जो है नाना फडणवीस की डेथ हो गई। ओके, अब वेलेस्ली को कोई ओपोनेंट नहीं था उसके सामने। फिर जो है इसमें एक और बात है कि जो दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव जो है होलकर उसने मिलकर जो है पेशवा पर कब्जा करना चाहते थे। ओके, पुणे पर कब्जा करना चाहते पेशवाओं के ऊपर। लेकिन इसमें जो है जसवंत राव सफल नहीं हुआ, ये दौलत राव सफल हो गया दोस्तों। ओके, तो फिर क्या किया कि पेशवा ने जो है इसके दौलत राव और पेशवा एक हो गए, मतलब कि सिंधिया और पेशवा जो है एक हो गए। सिंधिया और पेशवा एक हो गए तो पेशवा ने जो है पेशवा किंग ने ये जसवंत राव के भाई को मार डाला। ओके, जसवंत राव होलकर था, उसके भाई को मार डाला। तो जसवंत राव जो है उसने फिर हमला कर दिया पेशवा और सिंधिया दोनों के ऊपर और दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया, पूरा पूना ही जीत लिया। ओके, और जो है सिंधिया और पेशवा दोनों को हरा दिया पूना के अंदर। फिर जो है इसके बाद ये पेशवा गया कहाँ पे? ब्रिटिशरों के पास और ट्रीटी और बेसिन की ट्रीटी यहाँ पे साइन की। ओके, और फिर जो है 1802 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। ओके, फिर ब्रिटिशरों ने ये पेशवा को वापस दे दिया यहाँ पे होलकर के पास से लेकर। ये पूरी इसके पीछे कहानी थी दोस्तों। ओके, तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? विद द रेफरेंस टू क्वेश्चन आवर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब क्वेश्चन आवर के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए हमें क्या है पेयर? स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए स्टार क्वेश्चन के सामने क्या है? रिक्वायर रिटर्न आंसर एंड हैंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। यहाँ पे जो है इसका जो आंसर मंत्रियों के द्वारा दिया जाता है वो रिटर्न में दिया जाता है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अनस्टार क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे जो है रिक्वायर कौन सी? ओरली आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, ओरली आंसर दिया जाता है और यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में है कि दैट इज़ आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। अगर 10 दिनों के कम तर नोटिस के बाद ही इसको पूछा जाता है और इसका आंसर जो है 10 दिन के अंदर ही इसको नोटिस देना होता है अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो। ओके, और उसको ओरली इसका जवाब दिया जाता है। ओके, ऐसा कहना चाहते हैं पेयर ऐसे है। ओके, अब इसमें कौन सी पेयर? 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 2, 1, 2 and 3 सारी की सारी। अब बताइए इसमें कौन सी सही है पेयर? अभी एक बार इसको पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें दोस्तों। इसमें जो आंसर बनता है वो है 3 ओनली। ओके, क्योंकि ये अपने आप में इससे कनेक्टेड है। जैसे स्टार क्वेश्चन है तो उसमें क्या है? उसमें ओरली आंसर देना होता है। ओके, और उसमें सप्लीमेंट्री भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अनस्टार क्वेश्चन जो पूछा गया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाँ
पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा, उसमें जो है अनस्टार में क्या है कि रिटर्न आंसर देना होता है, और उसमें रिटर्न आंसर में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या है कि 10 दिन के अंदर एक नोटिस देनी होती है, और उसमें ओरली आंसर दिया जाता है। तो हमारा इसमें 3 और तीसरा ही सही है दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है कि जो राज्यसभा का और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है उसके द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और उसके पास राइट होता है ये कि इन्फॉर्मेशन मांग लेने का। ओके, फिर यहाँ पे जो राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन होते हैं और लोकसभा के अंदर जो है स्पीकर होते हैं, लोकसभा के पास जो स्पीकर होते हैं उसके पास पूरा राइट होता है दोस्तों कि जो कोई क्वेश्चन है उसको एडमिट करना है, या उसको उसके कुछ भाग को जो है एडमिट करना है, या किसी भाग को किसी क्वेश्चन को डिसअलाउ करना है, या उसके किसी क्वेश्चन के किसी पार्ट को डिसअलाउ करना है। तो ये पूरा का पूरा राइट जो है राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के पास होता है। ओके, लेकिन एक इसमें क्या है कि दोस्तों जो है क्वेश्चन जो ये दिया जाता है वो एक बहुत रिगोरियस मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। फिर क्लियरेंस के लिए, एडमिसिबल होने के लिए। ओके, फिर जो है एडमिसिबल होने के बाद जो है वो सेक्रेटरीट के द्वारा जो है इसको मिनिस्ट्री में जो संबंधित मिनिस्ट्री है उसमें भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ से एक शॉर्ट लिस्ट किया जाता है क्वेश्चन को, और वो जो है मिनिस्टर को दिया जाता है, और मिनिस्टर उसके लिए आंसर रेडी करता है। ओके, हाँ, तो इसमें जो हमारा दोस्तों है सी जो है ओनली 3 हमारा सही बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द इशूइंग दिल्ली मैनिफेस्टो इन 1929। मतलब जो है इसको दिल्ली मैनिफेस्टो और दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहते हैं, इसको 1929 में हुआ था। ओके, तो इससे उसके पीछे क्या पर्पस था ये बताइए। तो हमारा ऑप्शन ए है टू ऑर्गेनाइज मिलिट्री कूप अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर थ्रू मिलिट्री रिवोल्ट। ओके, फिर टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम इन ब्रिटिश इंडिया। मुस्लिमों के जो है राजनीतिक अधिकार को बचाने के लिए ये मैनिफेस्टो था। ओके, यार यहाँ पे क्या था, पहला क्या था, एक मिलिट्री कूप जो है मतलब कि जो है आर्मी का विद्रोह करवा के एक सत्ता तख्ता पलट किया जाए ब्रिटिशरों का, ये पूरा प्लान था। फिर तीसरा क्या है, टू सर्व टाइज विथ ब्रिटेन एंड डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। मतलब जो है ब्रिटेन से डिमांड कम्प्लीटली जो है ये इंडिपेंडेंस के लिए थी, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होने की डिमांड थी। ओके, उससे संबंधित था। चौथा क्या हमारा ऑप्शन है, टू डिमांड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, अब इसमें जो आंसर है दोस्तों, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें आंसर जो है वो बनता है डी हमारा। ओके, अब जान लीजिए क्या है। अब इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये जो है दिल्ली मैनिफेस्टो जो है, दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है। ओके, एक ऐसे है संबंधित उससे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो अब देखिए इसमें क्या पूरा बैकग्राउंड है। इसकी शुरुआत जो है थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। जो है 1928 का जो सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन। ओके, वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट था, मोतीलाल नेहरू जी प्रेसिडेंट थे वहाँ पे। ओके, और उसने क्या किया था, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए डोमिनियन स्टेट के आधार पर। ओके, ये हुआ था। फिर ये 1928 और 1929 में जो है क्या हुआ, 1929 में ये हुआ दोस्तों कि कुछ घटनाएं 1929 में जो बनी, जिसकी वजह से जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पूरा उभर के आया। उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो है 1929 में। 1929 में क्या हुआ दोस्तों, 1929 में जो 1929 की शुरुआत में जनवरी से लेकर मार्च तक जो है गांधी जी क्या कर रहे थे, युवाओं को जो है जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे डायरेक्ट एक्शन के लिए कि आप डायरेक्ट एक्शन करना है। लेकिन मार्च में गांधी जी की जो है वो गिरफ्तारी हो जाती है। फिर मार्च में एक और घटना भी बनती है दोस्तों, मार्च में जो है ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी होती है। ओके, फिर अप्रैल में देखें तो अप्रैल के अंदर क्या होता है, अप्रैल के अंदर जो है वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है बम फेंका जाता है।
फिर उसके बाद मई में क्या होता है, ये बैकग्राउंड बन रहा है दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। मई में क्या हुआ, मई में जो है वो रैमसे मैकडोनाल्ड की जो पार्टी है, लेबर पार्टी, वो सत्ता में आई। ओके, अब देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे डिमांड थी 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है डिमांड की गई थी कि हमें डोमिनियन स्टेट के आधार पर नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। ओके, तो फिर जो है एक जो है लॉर्ड इरविन जो है, लॉर्ड इरविन के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है इस मांगों को लेकर। ओके, ये जो मांग है उसको लेकर लॉर्ड इरविन के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया जाता है। वो कब किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर 1929 को जो है एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपको जो है डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा और उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा लंदन यूके के अंदर। ओके, ऐसा किसने कहा, लॉर्ड इरविन ने ऐसा अनाउंसमेंट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके एग्जैक्ट एक महीने में 2 नवंबर 1929 को जो है यहाँ पे देश के सारे जो कद्दावर नेता थे जो वो दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए दिल्ली के अंदर, और उसने तय किया कि अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे देश की आज़ादी के लिए हो रही है और हमारे देश में के मुद्दे वहाँ पे चर्चा होने वाले हैं, देश के जो मुद्दे हैं वहाँ उसकी चर्चा वहाँ पे होने वाली है, तो हम जो है मुद्दे तय करेंगे वो वहाँ पे डिस्कस होने चाहिए क्योंकि हमारे देश से संबंधित बात है। तो उससे रिलेटेड 2 नवंबर को दिल्ली डिक्लेरेशन जो है दोस्तों ये तैयार किया गया, दिल्ली मैनिफेस्टो तैयार किया गया। लेकिन क्या हुआ कि अब जो लॉर्ड इरविन है उसने 23 दिसंबर 1929 को जो है दोस्तों इसको रिजेक्ट कर दिया। एक भी डिमांड दिल्ली डिक्लेरेशन की एक भी डिमांड नहीं मानी। अब दिल्ली डिक्लेरेशन का जो संबंध है ना यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ जो है इसने डिक्लेरेशन दिया तो एक भी ये लॉर्ड इरविन को दिया था ये, लेकिन उसने एक भी बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ, फिर जो है दिसंबर के अंदर जो है लाहौर का सेशन हुआ। दिसंबर के अंदर लाहौर का सेशन हुआ, वहाँ पे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी है वहाँ पे प्रेसिडेंट थे। उसने जो है कुछ बातें रखी कि अब हमें जो है डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं, अब तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। और दूसरी बात क्या कही कि अब जो है अब उसके जितने भी मेंबर थे कांग्रेस के, जहाँ भी उसके सदस्य जहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर थे उसको रिज़ाइन करने को कह दिया। फिर जो है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी उसको कह दिया कि आप जब चाहे जहाँ चाहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, फिर दूसरी एक चौथी एक और बात हुई कि 26 जनवरी 1930 को जो है पहला स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा भी की गई। तो ये पूरा दोस्तों इसके आगे भी पूरी कहानी है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। ओके, और जो है गांधी जी इसको 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है दांडी मार्च निकालते हैं। ओके, 78 मेंबर उसके साथ होते हैं और 240 किलोमीटर वो चलते हैं, 24 दिन तक चलते हैं। ओके, तो ये पूरा इसका बैकग्राउंड था, इसके पीछे का दोस्तों मैंने बहुत ब्रीफली आपको समझाने की कोशिश की है जो है दिल्ली मैनिफेस्टो क्या है। जब लॉर्ड इरविन ने जब अनाउंसमेंट किया था 31 अक्टूबर 1929 को कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें क्या मुद्दे चर्चा किए जाएंगे, उसके लिए भारत के लोगों ने जो है एक मैनिफेस्टो तैयार किया था, वो है दिल्ली मैनिफेस्टो। और वो किया गया था 2 नवंबर, वो इरविन के जो अनाउंसमेंट किया था उसके 2 दिन के बाद ही जो है ये तैयार किया गया था। ओके, और इसको फिर रिजेक्ट कर दिया गया था। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है देखिए, स्वयं दीक्षा एंड IITPAL इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट किससे संबंधित है, फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट। ओके, तो जो है ऑनलाइन लर्निंग जो है और डिजिटल एजुकेशन की फैसिलिटी से जो है ये संबंधित है। एनकरेज द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर ऑगमेंटिंग रूरल इकोनॉमी, मतलब जो है वो एनकरेज करना सेल्फ हेल्प जो ग्रुप है जो इनकम को आय को बढ़ाने के लिए। ओके, आय गांव की जो है वो इनकम बढ़े इसके लिए। और प्रमोट द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल सैटेलाइट बाय प्राइवेट प्लेयर, तो मैन्युफैक्चर करना कमर्शियल सैटेलाइट प्राइवेट
लोगों के द्वारा। ओके, एंड एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन सैनिटेशन प्रैक्टिस, मतलब सैनिटेशन प्रैक्टिस हो, इसलिए एक अवेयरनेस जो है फैलाई जाए और उसमें लोगों को पार्टिसिपेट कराना। तो किससे संबंधित है ये जो है दोस्तों, ये विद्यार्थियों का जो है ऑनलाइन लर्निंग और डिजिटल एजुकेशन से संबंधित है। ओके, अब जो है एक ई विद्यालय एक रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया, पीएम एक कैंपेन लॉन्च किया गया ई विद्या जो है ये लॉन्च किया गया। ओके, इसमें क्या था कि यूनिफाई करना है, जो डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने हैं उसको यूनिफाई करना है, जैसे स्वयं है, दीक्षा है, इतफाल है, इसको जो है यूनिफाई करके एक जगह पे लाकर इसको स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाना है। ओके, इससे संबंधित है दोस्तों, इसमें हमारा ये आंसर बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको जो है ये पीएम ई विद्या किसने लॉन्च किया, HRD मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखिए कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। अब यहाँ पे हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट दिए, उसके सामने रिवर है, तो कौन सी रिवर पर है प्रोजेक्ट है, जैसे भाखरा डैम के सामने जो है सतलुज है, इडुक्की डैम, कावेरी, श्रीशैलम डैम, गोदावरी, सलाल डैम, चेनाब, कौन सी करेक्टली पेयर मैच है, 1, 2 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, वन सारे के सारे 1, 2, 3, 4। ओके, तो कौन सा सही है बताइए इसमें जो दोस्तों हमारा आंसर सही बनता है वो है 1 and 4 ओनली। ओके, अब ये भाखरा डैम जो है वो सतलुज रिवर के ऊपर है और सलाल डैम जो है चेनाब रिवर के ऊपर है, लेकिन इडुक्की जो डैम है वो किसके ऊपर है, पेरियार रिवर के ऊपर है, केरला के अंदर। ओके, और श्रीशैलम जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और वो कृष्णा रिवर के ऊपर है। ओके, अब यहाँ पे रिवर के बारे में बताया गया दोस्तों, तो रिवर के बारे में जान लीजिए आप थोड़ा। यहाँ पहले सतलुज दिया हुआ है, तो सतलुज का जो है माउथ है वो कहाँ है, ये कैरिंगबोक पार्क जो है, पीक जो है कैरिंगबोक पीक कहाँ पे, चाइना के अंदर वहाँ है। यहाँ माउथ कहाँ पे उसका, ये चेनाब में है। अभी मैं आपको बताता हूँ, चेनाब में जाके गिरती है। फिर कावेरी जो है, यहाँ पे कावेरी दिया हुआ है, तो कावेरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, और गोदावरी यहाँ दिया हुआ है, तो गोदावरी के बारे में ओके माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे, पेन बदल लेता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए कावेरी जो है वो निकलती है ताला कावेरी से निकलती है कोडागु, जो कर्नाटका के अंदर। ओके, और गिरती कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। अब देखिए अब गोदावरी के बारे में मैं बताता हूँ। गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, अब यहाँ पे चेनाब भी दिया हुआ है, तो चेनाब के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो जो है निकलती है बारालाचा ला पास, यहाँ से निकलती है। ओके, और कहाँ जाकर मिल जाती है, इंडस में जाकर मिल जाती है। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये जो डैम है श्रीशैलम डैम, ये कहाँ है, कृष्णा रिवर के ऊपर है। ओके, और कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, वो निकलती है दोस्तों महाबलेश्वर से निकलती है। ओके, तो इसमें जो दोस्तों है, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इसमें कहाँ क्या है। ये भाखरा जो डैम वो सतलुज रिवर पर है। इडुक्की जो डैम है वो पेरियार रिवर के ऊपर है। ओके, ये श्रीशैलम डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है। ओके, कृष्णा रिवर कहाँ से, महाबलेश्वर से निकलती है। सलाल डैम जो है वो चेनाब के ऊपर है। ओके, इसमें हमारा 1 and 4 सही। देखिए दोस्तों, ये जो है झेलम जो है वो चेनाब में मिलती है। यहाँ पे देखिए चेनाब जाके फिर जो है चेनाब आगे जाती है, तो इसमें आकर रावी मिलती है। और फिर ये तीनों रिवर यहाँ पे जो चेनाब है ये सतलुज में मिल जाती है। अभी जो यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि जो है
ये रिवर्स तीनों की तीनों इसमें मिलती है, और ये रिवर अकेली जाकर इंडस में मिलती है, सतलुज में। सतलुज जो है अकेली जो रिवर है जो इंडस में मिलती है। अब फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों आप, ये जो है झेलम जो है वो चेनाब को मिलती है, चेनाब चेनाब आगे जाती है, उसमें फिर रावी मिलती है, और ये जो है चेनाब जिसमें झेलम और रावी दोनों है वो जाकर सतलुज में मिलती है, और सतलुज जाके इंडस में मिल जाती है। ओके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रख से दोस्तों, फिर मैं नए नए क्वेश्चन के साथ आपको मिलता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।